नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले अपने इस एपिसोड में, ये जुड़ता है देश के पंजाब राज्य से। और पंजाब में जो भी हाइब्रिड धान है, उसकी जो खरीद है, उसको लेकर लंबे समय से कई बार देखें तो दिक्कतें या उस पर मुद्दा पर चर्चा होते रहा है। खासतौर पे देखें तो विरोध के जो स्वर हैं, कई बार देखने को मिले हैं हाइब्रिड धान के संदर्भ में। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जो स्वीकार्यता है, जो एक्सेप्टेंस है, वो देखने को मिल रही है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ है क्या। तो देखिए, वाई आर पंजाब राइस सेलर्स बाइंग हाइब्रिड पैडी डिस्पाइट प्रोटेस्ट अर्लियर एंड ए बैन। ये बात कही जा रही है क्योंकि लंबे समय से देखें तो पिछले वर्ष भी पंजाब के जो चावल मिल मालिक हैं, उन्होंने हाइब्रिड जो धान थे, जो संकर धान है, उसके खिलाफ ऊंचे स्वर उठाए थे। कड़े विरोध वहां पर देखने को मिला था। और इसके पीछे उन्होंने कारण तर्क क्या दिया था कि इन किस्मों का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसका जो अनुपात है, जिसे ओटीआर उन्होंने बोला था कि ओटीआर कम है, उत्पादन का जो अनुपात है वो कम है। और जिससे जो मिलिंग है, मिलिंग के बाद जो चावल का कुल मात्रा होता है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसी कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है, ये काफ़ी चर्चा में था। और इसके संदर्भ में भारतीय जो खाद्य निगम है, जो एफसीआई है, उसने न्यूनतम जो ओटीआर है वो क्या कर दिया, 67% कर दिया। और मिल जो मालिक है, उन्होंने इसके लिए 60 से 63% जो ओटीआर है वो होने का दावा किया। इसके कारण देखें तो सरकारी जो खरीद है उसमें नुकसान देखने को मिला। तो यहाँ पर जो ओटीआर है वो भी चर्चा में था, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित ऐसे कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स या जनरल हिंदी के जो कोर्स हैं, इनके ऑनलाइन मोड पे 70 to 80% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और इस डिस्काउंट के अलावा 10% और अतिरिक्त जो छूट है वो भी प्रदान की जा रही है। खास बात है कि ये जो ऑफर है ये 22 अक्टूबर 2025 तक ही वैलिड है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे के संदर्भ में, जैसा कि हमने बताया कि जो भी यहाँ पर जो चावल मिल मालिक हैं, उन्होंने संकर धान के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शित किया था। और उनका यही तर्क था कि इन किस्मों का जो उत्पादन है, इससे क्या होता है कि उत्पादन का जो अनुपात है वो कम हो जाता है, ओटीआर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इससे चावल की जो मात्रा है मिलिंग के बाद कम हो जाती है। और इसी के संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम ने न्यूनतम ओटीआर क्या कर दिया था, वो कितना कर दिया था, तो वो 67% यानी 67% कर दिया था। मिल मालिकों ने ओटीआर कहा था कि नहीं, ये 60 से 63 होने का क्या किया था, ये दावा किया था। और इसके कारण सरकारी जो खरीद है उसमें नुकसान हुआ था। और इसी के संदर्भ में सरकार का जो रिएक्शन आया, पंजाब सरकार ने 2025 के खरीफ सीजन से पहले हाइब्रिड धान के जो बीज हैं उनकी बिक्री पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया, फैसला बुआई के बाद आया। कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। प्रतिबंध के बावजूद संकर धान की बुआई हुई। कई किसानों ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से संकर बीज खरीदे। कानूनी लड़ाई लंबी चली, लेकिन बुआई पहले ही पूरी हो चुकी थी। इस वजह से पंजाब में संकर धान की जो बुआई है वो व्यापक रूप से हो गई। दूसरी बात कि मौसम और कम उपज के कारण खरीद में बदलाव का एक पैटर्न देखने को मिला। सितंबर में लगातार बारिश और उच्च तापमान ने फूल आने पर और परागण में क्या है, एक तरह से थोड़ा सा दिक्कतें उत्पन्न की। अक्टूबर में गर्मी और बढ़ गई, बारिश ने फसल को और नुकसान पहुंचाया और औसत जो उपज है वो घटकर 22 से 23 क्विंटल प्रति एकड़ पहुंच गई, जबकि 28 से 30 क्विंटल ये पहले थी। तो यहाँ पर जो उत्पादन है वो घट गया। मिल मालिकों की जो प्रतिक्रिया थी, पर्याप्त धान न होने से जो मिलें हैं वो बंद हो सकती हैं। और इसीलिए उन्होंने कम ओटीआर के बावजूद भी क्या किया कि हाइब्रिड जो धान है वो खरीदना शुरू किया, ताकि अपनी जो मिलें हैं उनको वो सस्टेन कर सके, चलाते रहें। अब इस पूरे मसले के संदर्भ में देखेंगे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो किसानों का ये कहना है कि मिल मालिकों का जो व्यवहार है वो एक तरह से पाखंडपूर्ण है। एक तरह से जो वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, तो वो एक तरह से पाखंड इसमें कर रहे हैं। और पिछले साल वही मिल मालिक अधिक उपज देने वाले हाइब्रिड बीजों को अस्वीकार कर चुके थे।
मुक्तसर साहिब के किसान बलदेव सिंह का कहना है कि दोहरे मापदंड किसानों की आय को क्या कर रहे हैं, एक तरह से कम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों के ऊपर दबाव उत्पन्न कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि हाइब्रिड बीजों के लिए जो भी पारदर्शी और विज्ञान आधारित जो नीति है वो बनाई जाए, खुली तरीके से उसको लागू किया जाए ताकि किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सके। और यहाँ पर जो एक उत्पादन अनुपात की बात कही जा रही है, ओटीआर जो विवाद है, इसके संदर्भ में देखें तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कम ओटीआर का कारण बीज नहीं है, सीड्स नहीं है, बल्कि कटाई और सुखाने की जो परंपरा है वो एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति पे नहीं है, पुरानी और जो भी मिलिंग मशीनरी है उस कारण से हो रहा है। और इसके संदर्भ में जो एक्सपर्ट्स हैं वो सुझाव दे रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण जो हाइब्रिड बीज है उस पर पूर्ण क्या किया जाए, बैन लगा दिया जाए। तो बैन लगाना एक विकल्प नहीं है, बल्कि इस बैन के बजाय निगरानी और विनिमय को और रेगुलेट किया जाए। तो ये बात कही गई कि ठीक है, बैन लगाना ठीक है, लेकिन बैन लगाना पूरी तरह से इसका विकल्प नहीं है। इसके जगह पे क्या कर लिया जाए कि निगरानी को बेहतर किया जाए और विनियमन रेगुलेशन को बेहतर किया जाए। एक और व्यक्ति हैं, भारतीय बीज उद्योग महासंघ से जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि हाइब्रिड जो धान है इसका जो मुद्दा है ये कानूनी, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए इसके लिए सरकार को एक सही नीति लानी चाहिए। हाइब्रिड जो किस्में हैं इनके अगर महत्व की बात करें तो पंजाब के लिए जो भी अनुशंसित 8 संकर जो किस्में हैं, जिसमें सवाना, बायर, जो काटेवा है, VNR है, प्रति एकड़ 35 से 40 क्विंटल जो उपज है, या फिर जो दिनों की संख्या जिसमें ये फसलें पूरी तरह से पककर तैयार होती हैं वो 125 से 130 दिन मानी जाती है। राज्यों में जो भी पानी है, जो जल है, फसल जो अवशेष है, उसकी समस्या को देखते हुए ये जो फायदे हैं ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो इसी कारण से हाइब्रिड की प्राथमिकता किसानों के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर जो OTR है, उत्पादन जो अनुपात है, इसकी अगर हम चर्चा करें कि आखिर जो OTR है ये है क्या, तो आउटपुट जो राइस रेशियो है, यानी कि जो भी उत्पादन अनुपात है, तो धान जो प्रसंस्करण है उसमें चावल की जो प्राप्ति है उस प्राप्ति का जो अनुपात है वही OTR कहलाता है। ये धान, जैसे पैडी की बात करें तो धान से जो मिलिंग है, जो उसे प्रोसेसिंग की बात कही जाती है, तो उस प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि जो भी चावल प्राप्त होता है जो हम सीधे अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो मात्रा होती है उस मात्रा को धान की कुल मात्रा के सापेक्ष क्या किया जाता है, उसे परसेंटेज में डिनोट किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 100 किलो धान, 100 किलो क्या लिए आपने, पैडी लिया, और इस 100 किलो पैडी से क्या किया जा रहा है कि अब फिर राइस में इसे कन्वर्ट किया जा रहा है, चावल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 100 किलो जो धान है उससे क्या हुआ कि राइस कितना बना, तो वो 67% बना। तो ये OTR क्या हो जाएगा, यही OTR कहलाता है 67%। इसके जो मापन की गणना है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं OTR की जो गणना है, OTR प्रतिशत इस सूत्र से निकाला जाता है कि प्राप्त जो चावल की मात्रा है और धान की जो मात्रा है उनका जो अनुपात है, वो अनुपातिक जो मान है उसका प्रतिशत जो मान होता है वही क्या हो जाता है, वही OTR कहलाता है। मानक की अगर बात करें स्टैंडर्ड की, तो देखिए सामान्य चावल के लिए जो OTR है वो 67% है, यानी कि 100 किलो अगर धान लिया गया तो वो जो धान है जब पूरी तरह से चावल के रूप में कन्वर्ट होता है तो वो कितना हो गया, वो 67 किलोग्राम हो गया। तो ये 100 किलोग्राम कितना परिवर्तित हो गया, तो ये 67 किलोग्राम में परिवर्तित हो गया। अर्ध जो उबले हुए चावल हैं उनके लिए जो OTR होता है वो 68% होता है, और पूर्ण जो अनाज है यानी बिना टूटे हुए जो चावल है उनका जो अनुपात होता है वो 75% होता है, यानी टूटे हुए जो चावल हैं वो उसमें से एक तरह से देखें तो निकाल दिए जाते हैं। तो फिर वो बात कही गई है। इसके महत्व और संदर्भ की बात करें तो OTR का मुख्य जो उपयोग है ये धान की जो भी अलग अलग वैरायटी हैं उनके मूल्यांकन में होता है कि आखिर किसमें अधिक धान का उत्पादन हो रहा है और उससे चावल प्राप्त हो रहा है अधिक, जिससे क्या हो कि उसका आर्थिक जो महत्व है वो बढ़ जाता है। अगर हाई OTR है तो हाई OTR वाली जो किस्में हैं तो ये किसान और जो मिल मालिक है दोनों के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती हैं, लाभदायी होती हैं। जैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की जो PR 126 जो किस्म है ये हाई OTR है,
जिस कारण से देखें तो पंजाब में बड़ा ही लोकप्रिय है। सरकारी अगर हम खरीद फरोख्त की बात करें तो भारतीय जो खाद्य निगम है एफसीआई है, ये धान खरीद में ओटीआर के आधार पर ही क्या करता है कि जो भी मिल है या मिलरों को भुगतान करता है। जो भी हाइब्रिड किस्में हैं उसमें कम ओटीआर के कारण क्या होता है, कई बार डिस्प्यूट भी उत्पन्न हो जाते हैं और इसी के लिए सुधार की डिमांड हो रही है कि उचित जो भंडारण है, जो स्टोरेज है और जो सुखाने की पद्धति है उसमें बदलाव किए जाए। रबर सेलर का एक तरह से उपयोग किया जाए। अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो किस्में हैं उनका चयन किया जाए, जिससे क्या हो सकता है कि ओटीआर बढ़ाने में सहायक हो सकता है कि अधिक से अधिक धान जितना हम धान लें उससे से अधिक चावल बने। दूसरी बात की दीर्घकालिक स्तर पे क्या है कि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं या फिर किसान संघ जो भी है उनका ये सलाह है कि अचानक जो बैन है और जो बाजार बदलाव है इसकी बजाय क्या करना चाहिए कि एक लंबे समय के दृष्टिकोण से, एक लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से विज्ञान तकनीक पर आधारित जो सभी मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक संतुलित समन्वित जो नीति है वो बनाई जानी चाहिए। और नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन को बढ़ाना और वो प्रोडक्शन स्टेबल हो। और दूसरी क्या है कि प्रसंस्करण के जो मानक हैं उनके बीच में इनका संतुलन होना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्या है, मौसम में जो अनिश्चितता है, उसको ध्यान में रखते हुए पंजाब को एक अस्थायी और समग्र जो रणनीति है वो अपनाई जानी चाहिए। यानी वहाँ की सरकार के द्वारा जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक जो उष्मन है, उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सरकार को एक ऐसी संतुलित नीति लानी चाहिए जिससे किसानों के हितों की भी सुरक्षा हो, मिल मालिकों के हितों की सुरक्षा हो और सरकार को भी इसका कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो ये चर्चा थी, इसी पर आधारित एक प्रश्न है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार सामान्य चावल के लिए न्यूनतम ओटीआर कितना होना चाहिए, 60%, 63%, 67% या फिर 70%। तो इस मुद्दे की हमने चर्चा कर ली कि आखिर ये मुद्दा पंजाब के संदर्भ में है क्या, और एक बार फिर इसके पैटर्न में बदलाव जो देखने को मिल रहा है या इससे जुड़े हुए जो भी ओटीआर विवाद है तो ओटीआर के बारे में भी हमने देख लिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।